नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मोस्टली जो आपके जो कमेंट पूछे जाते हैं, टिप्पणी जो आपके पूछे जाते हैं, तो टिप्पणी में वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आपका आता है म्यूटेंट। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज म्यूटेंट, म्यूटेंट क्या है, म्यूटेंट की परिभाषा दीजिए। तो आपको बताना होगा कि म्यूटेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जिन की सबसे छोटी इकाई जिन की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजरने में सक्षम रहती है। उत्परिवर्तन क्या होता है कि जीवों में होने वाले वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात म्यूटेंट क्या है, सबसे पहले देखिए, जीन की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजरने में सक्षम रहती है और यह न्यूक्लियोटाइड द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोटाइड द्वारा दर्शाई जाती है। समझ गए होंगे म्यूटेंट क्या है। ठीक है, इसमें एक और शब्द आता है आपका जीन। तो जीन क्या है आप तो समझ लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जीन। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, आनुवंशिक लक्षणों की इकाई को जीन कहते हैं। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो वही हमारा आनुवंशिकी भी है। ठीक है, कि आनुवंशिक मतलब जैसे जीन हमारा जो होता है आनुवंशिक लक्षणों की एक इकाई होती है। सबसे पहले देखिए कि जीन शब्द का उपयोग है सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने। लेकिन इससे पहले हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो थे, ठीक है, उन्होंने अपनी अवधारणा जो प्रदर्शित की थी मेंडलिज्म में जो था, तो उसमें जिन शब्द के जगह पर फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है, प्रस्तुत इसका उत्तरदायी फैक्टर बताया था। अब देखिए, जो जीन होते हैं वो डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र आरएनए को जन्म देती है, जो स्वतंत्र आरएनए को जन्म देती है। ठीक है, तथा किसी लक्षण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी लक्षण यानी किसी फैक्टर को, ठीक है, किसी कारक को प्रदर्शित करती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया है म्यूटेटर जीन। तो म्यूटेटर जीन क्या होते हैं वो देखिए, वह जीन जो किसी अन्य जीन में स्वतः उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, सेल्फ म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेटर जीन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद उत्परिवर्तनीय जीन, वह जीन जो किसी अन्य जीन की तुलना में उत्परिवर्तन की दर दिखाते हैं। वे जीन जो किसी अन्य जीन की तुलना में उत्परिवर्तन की दर दिखाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तनीय जीन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन के प्रकार देख लीजिए सबसे पहले। तो म्यूटेशन जो होते हैं, ठीक है, उत्परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला आपका क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा आपका होता है जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, गुणसूत्र उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को बोलते हैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्र की संख्या तथा संरचना के फलस्वरूप उत्पन्न, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या तथा संरचना के फलस्वरूप उत्पन्न उत्परिवर्तन को गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। यह गुणसूत्र के काफी भाग को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इन उत्परिवर्तन द्वारा या तो गुणसूत्र की संरचना में रूपांतरण हो जाता है या तो फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है या फिर कमी हो जाती है। एक आपका होता है डिलेशंस। तो डिलेशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले डिलेशन मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। वे जीन, ठीक है, जो किसी गुणसूत्र के भाग को, ठीक है, हटा देते हैं, तो उसे हम डिलेशन बोलते हैं, प्रतिलोमन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिलोमन नहीं बल्कि डिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है घातक जीन, लैंथल जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जो समयुग्मजी अवस्था में आने पर सदस्य को मार देते हैं। क्या करते हैं? सदस्य को मार देते हैं।
ऐसे जीन जो समयुग्मजी अवस्था में आने पर सदस्य को मार देते हैं उसे क्या बोलते हैं, घातक जीन बोलते हैं, लेंथल जीन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लेंथल जीन होते हैं वो प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन घातकता के लिए यानी कि किसी, ठीक है, किसी सदस्य को मारने के लिए जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, जो सामान्यतः अप्रभावी हमारे होते हैं, ठीक है, घातक जीन होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि चूहे में येलो कोड कलर की कोशिका घातक जीन होती है। जो हमारे चूहे होते हैं उनके जो येलो कोट होते हैं, येलो कोट का जो कलर होता है, तो उसकी कोशिका में जो जीन होते हैं वो घातक जीन होते हैं। जब यह जीन समयुग्मजी अवस्था में आते हैं तो सदस्य की भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो अतः चूहे में समयुग्मजी, ठीक है, पीले पीले कभी नहीं होते हैं। एक आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में समझ लीजिए कि हमारा सबसे पहले इस प्रकार से था। ठीक है, चूहा था, ठीक है, चूहा था, ठीक है, इसका एक फैक्टर है, प्रभावी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्रॉस कराने पर क्या हुआ कि इसमें कैपिटल वाई निकल के इसमें स्मॉल वाई निकल गया। तो इसका जब हम फिनोटाइप निकालेंगे इस प्रकार से, तो हमारा कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से 3/1 के रेशियो या फिर 1/2/1 की रेशियो में निकलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सप्रभावी, कोडोमिनेंस। सप्रभावी क्या होता है प्यारी मित्रों? सबसे पहले ये देखिए, जब विषम युग्मजी अवस्था में जोड़े के दोनों जीव स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। समयुग्मजी नहीं, विषम युग्मजी लिखा हुआ है। अवस्था में जोड़े के दोनों जीन, जोड़ों की दोनों जीन, ठीक है, दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो उनको सप्रभावी जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सप्रभावी जीन बोलते हैं। तथा इसको सप्रभाविता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डुप्लीकेट जीन। वह दो जीन की जोड़ी जो एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है। वह दो जीन की जोड़ी जो एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है, जिनका अलग अलग प्रभाव बराबर होता है। जिनका अलग अलग जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो बराबर होता है, परंतु जब दोनों प्रभावी जीन एक ही व्यक्ति में होते हैं तो भी वही प्रभाव होता है, ठीक है, जो अलग अलग व्यक्तियों में रहने पर होता है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, वह दो जीन की जोड़ी, ठीक है, वह दो जीन की जोड़ी जो एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है, जिनका अलग अलग प्रभाव बराबर होता है, परंतु जब दोनों प्रभावी जीन एक ही व्यक्ति में पहुंचते हैं तो उनका वही प्रभाव होता है जो अलग अलग व्यक्तियों में रहने पर होता है। नेक्स्ट आपका आता है फिनोटाइप। आपने मेंडलिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है, मेंडल का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकालने को आता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट में आता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। किसी ऑर्गेनिज्म के महाआकृति को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए गेमेट क्या होते हैं। वे विषय कोशिका, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वे विषय कोशिका जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती है। किसमें लेती है? लैंगिक, सेक्सुअल में, सेक्सुअल, ठीक है, में भाग लेती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हम गेमिट बोलते हैं। एक बार और देख लीजिए, वे विशेष कोशिका जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं गेमिट कहलाते हैं। यह दो प्रकार की होती है, मेल एंड फीमेल, अर्थात जो हमारे नर और मादा जो होते हैं, ठीक है, तो इसके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने पर जो मतलब इसके बाद हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो प्राप्त संतति जो होती है या मेल या फिर फीमेल जो होती है वही उसी को हम बोलते हैं गेमिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टीलोमियर। तो गुणसूत्र के दोनों सिरे आप देखे होंगे, गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से गुणसूत्र होता है। तो इसका जो आखिरी जो सिरा है, ठीक है, इसके दोनों जो आखिरी सिरे होते हैं इसी को हम टीलोमियर बोलते हैं। बीच के सिरों को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं हम। तो इसमें हमारी कुछ इस प्रकार से डीएनए की कुंडलीनुमा जो संरचना होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसमें देख लीजिए, तो इसमें हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन, ठीक है, और इसे हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से।
और लास्ट वाले वहाँ इसे बोलते हैं सैटेलाइट। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि जो हमारे टीलोमियर शब्द था, ठीक है, टीलोमियर की जो खोज की थी, ठीक है, या फिर शब्द जो था 1938 में मुलर ने दिया था। टीलोमियर गुणसूत्र के शेष भागों से गुणों में भिन्न होते हैं। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र जो हमारे होते हैं उसके शेष भागों से भिन्न होते हैं। टीलोमियर कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते हैं, आपस में कभी भी ये नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। परंतु टीलोमियर का जो आखिरी का जो भाग होता है कभी कभी कुछ दशाव के कारण नष्ट हो जाता है, इधर उधर से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रायिकता, हेरिडिटी, या फिर आप हेरिडिटी बोला हूँ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी विशेष घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता बोलते हैं। देखिए आमतौर पर जब आप समझ लें एक सिक्का है, आपका 1 रुपये का सिक्का है, उसे आप जब उछालते हैं तो उसमें जो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो उसी को ही हम बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं किसी विशेष घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? काई वर्ग परीक्षण एक सांख्यिकी विधि है। कौन सी विधि है? स्टैटिक्स मेथड है, जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विभिन्न वर्ग एक निश्चित प्रत्याशित अनुपात में है या नहीं। तो इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जाइगोट। तो किसी निषेचित अंडाणु या बीजाणु को ही हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। किसी निषेचित अंडाणु या बीजाणु को जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है जीन। तो देखिए जीन क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षणों की इकाई को जीन बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, आनुवंशिक जेनेटिक्स, ठीक है, लक्षणों को हम बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण को ही हम जीन बोलते हैं, ठीक है। जीन की खोजकर्ता ग्रेगर जन मांडल थे, परंतु इसका उत्तरदायी फैक्टर को कहा था, ठीक है। इसका उत्तरदायी किसे कहा था? फैक्टर को कहा था, परंतु इसका जो उत्तरदायी मेन था, ठीक है, वो जीन था, ठीक है, परंतु उन्होंने उनका शब्द फैक्टर रखा था, ठीक है। तो फैक्टर और जीन एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, समझ जाइएगा। डीएनए की सबसे जो छोटी इकाई जो होती है उसी को जो स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है, आरएनए को जन्म देती है, दे सकती है या फिर देती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम जीन बोलते हैं। और ये जो जीन होते हैं किसी लक्षण को प्रदर्शित भी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जीनोटाइप। फिनोटाइप के बारे में देख आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के बाह्य आकृति को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। देखिए सबसे पहले जीनोटाइप क्या होता है? जीवों का आनुवंशिक संगठन या जीन संयोजन को जीनोटाइप कहते हैं। जीवों का आनुवंशिक संगठन या जीन संयोजन को जीनोटाइप बोलते हैं। यह किसी लक्षण का आंतरिक गुण होता है, किसी लक्षण का आंतरिक गुण होता है, किसी लक्षण को व्यक्त करता है अथवा उत्तरदायी होता है। इसे हमारा पौधे में लंबापन या फिर बौनापन हमारा जो होता है, ठीक है, इसे हमारा बौनापन है, तो बौनापन को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं और लंबा पौधा को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप लोग दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। और बीएससी की डेली क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एमपी, सीजी, ठीक है, राजस्थान, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया में आप सभी जगह पर आप शेयर करने की कोशिश करें इस वीडियो को। और ज़्यादा से यदि आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें, ठीक है, और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।